सभी साथियों को राधे राधे। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम हिंदी साहित्य के बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को करते हैं और आपको प्रश्न देखने से ही लगेगा कि बहुत अच्छे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का क्या नाम है। आज हम डायरेक्ट आंसर पे ही टिक करेंगे। इसका आंसर है बी, राहुल सांकृत्यायन। और इन्होंने 1945 में सिद्ध साहित्य की प्रतियों को चुन चुनकर इसका संकलन किया था। दूसरा प्रश्न है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह कथन किसका है। यह कथन है बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह बताया है। क्या बताया है। बड़ा भारी व्रत संग्रह बताया है। तीसरा प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है। तो इसका आंसर है विधेयवादी पद्धति, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। किसने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और वर्णानुक्रम पद्धति का किसने किया है। गार्सद तासी ने। कालानुक्रमी पद्धति का किसने किया है। इसका किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, ये तीनों हैं। और कौन नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। और इसके प्रथम नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे। राधा कृष्ण दास थे। और ये इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि अच्छा फैक्ट है। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। कथन किसका है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यानी कि जब हम साहित्य का सृजन करते हैं तो मनुष्य को ही आधार बनाते हैं। यह कथन किसका है। तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और बाल कृष्ण भट्ट का भी कथन एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी महत्वपूर्ण कथन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है। कविता है। छठा प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं। क्या प्रश्न है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं उदय नारायण तिवारी। इसके लेखक कौन है। उदय नारायण तिवारी। और एक और इतिहास ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उसके लेखक कौन है। उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सातवां प्रश्न है हमारा, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। कुमारपाल
प्रतिबोध किसकी रचना है? तो ये रचना है सोम प्रभु सूरी की। और इसी से मिलती जुलती एक और रचना है जो कि हेमचंद्र की है, उसका क्या नाम है? कुमारपाल कुमारपाल चरित्र। इसमें अंतर कितना है कि यहाँ प्रतिबोध है और यहाँ चरित्र है। तो किसकी रचना है? ये है हेमचंद्र की रचना। 8वां प्रश्न है हमारा, बीसल देव रासों के संकलनकर्ता इनमें से कौन है? तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर ही लगाते हैं। इसका है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहट। इसका आंसर है बीसल देव रासों के संकलनकर्ता कौन है? माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहट। और कब किया गया ये संकलन? ये किया गया 1953 में। 1953 की ये संकलन किया गया है। 9वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री निम्न में से किसका शोध ग्रंथ है? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री निम्न में से किसका शोध ग्रंथ है? तो ये है पीताम्बर दत्त बड़तवाल का। और पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने कबीर ग्रंथावली, इसको नोट कर सकते हैं आप, कबीर ग्रंथावली। इससे अच्छे से लिखा नहीं जाता, इसलिए मैं लिख नहीं पाती अच्छे से। कबीर ग्रंथावली रामचंद्रिका और एक है गोरखबानी। गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन इन्होंने किस नाम से किया? गोरखबानी। इन तीनों का भी संकलन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। और हिंदी में डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे पहले पीताम्बर दत्त बड़तवाल ही हैं। यानी कि इन्होंने ही शोध कार्य सबसे पहले हिंदी में किया हुआ है। किसने? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। 10वां प्रश्न है हमारा, कवित रत्नाकर रचना के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हम लगाते हैं सेनापति। इसके लेखक कौन है? सेनापति। इनका एक और ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम। क्या नाम है उसका? काव्य कल्पद्रुम। 2 रचनाएं इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काव्य कल्पद्रुम। और ये जो बलभद्र है, ये बलभद्र मिश्र कौन थे? बलभद्र मिश्र थे केशवदास के बड़े भाई। बलभद्र मिश्र कौन थे? केशवदास के बड़े भाई थे बलभद्र मिश्र। जिसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं का पैटर्न है बहुत चेंज हो चुका है। कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा, जो क्वेश्चन बन जाए वही इम्पोर्टेंट और वही खास। 11वां प्रश्न है हमारा, लाश किस भाषा का शब्द है? तो लाश है तुर्की भाषा का शब्द। लाश किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। और तुर्की भाषा के और फेमस महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं? एक है कैंची। नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करने से लिखने से हमें जल्दी याद होता है। कैंची, कालीन, चेचक, तलाश, ये किस भाषा के शब्द हैं? बेगम, एक है बेगम और बहादुर किस भाषा के शब्द हैं? ये हैं तुर्की भाषा के शब्द। कौन कौन से? कैंची, कालीन, बहादुर, चेचक, तलाश, बेगम।
सभी किसके हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। 12वां प्रश्न है, कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है, कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। यह श्याम नारायण का कथन है। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? कामायनी एक रूपक है। कामायनी एक रूपक है। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है कामायनी को? कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। क्या है? प्रतिनिधि काव्य है। और इंद्रनाथ मदान ने भी इनको, कामायनी को, इम्पोर्टेंट है ये कि सबने इसकी तारीफ की है, लेकिन कामायनी की इंद्रनाथ मदान ने इसमें दोष निकाला है। कहा है कि कामायनी, क्या कहा है इन्होंने? कामायनी एक असफल कृति है। क्या है? कृति है। कामायनी एक रूपक है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, कामायनी एक असफल कृति है। किसने कहा है असफल कृति कामायनी को? इंद्रनाथ मदान ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने, कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। 13वां प्रश्न है हमारा, सर्जना के क्षण किसकी कविता है? तो सर्जना के क्षण कविता है अज्ञे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? तो यह है किसका? प्रभाकर माचवे का। संगीनों का साया किसका काव्य है? प्रभाकर माचवे का। और प्रभाकर को बलवंत भी कहा जाता है। प्रभाकर को क्या कहा जाता है? बलवंत, ये लय है। प्रभाकर माचवे को क्या कहा जाता है? बलवंत भी कहा जाता है। प्रभाकर माचवे के अन्य काव्य संग्रह हैं। एक है इनका मेपल। दूसरा है इनका स्वपन भंग। और एक है इनका अनुक्षण। और ये बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित नहीं है? रूप रश्मि, देशांतर, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर। तो देशांतर किसकी है? देशांतर कृति इनकी नहीं है। देशांतर कृति भवानी प्रसाद मिश्र की है। सॉरी, भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है ये। रूप रश्मि, तुम जानो या मैं जानूं, ये और ये किसकी है? शंभुनाथ सिंह की, जो नवगीत के प्रमुख प्रोधा हैं। और देशांतर मुझे याद नहीं रही किसकी है, शायद अज्ञे की है शायद। 16वां प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत काव्य संग्रह किस रचनाकार का है? शमशेर का, धर्मवीर भारती का, भवानी प्रसाद मिश्र का या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का? तो ये है व्यक्तिगत काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र का। व्यक्तिगत काव्य संग्रह किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का।
17वां प्रश्न है हमारा, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? यानी कि जो मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा कृति है उनकी, तो इसकी भूमिका लिखी है, एक शीर्षक है उसका एक विलक्षण प्रतिभा। तो किसने लिखी है? तो ये लिखी है शमशेर बहादुर सिंह ने। 18वां प्रश्न है, हाइकू किस देश की काव्य शैली है? हाइकू एक काव्य शैली है, वो किस देश की है? तो यह है जापान की काव्य शैली। 19वां प्रश्न है हमारा, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो रूप तरंग रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। और इनका एक काव्य संग्रह और है, सदियों के सोए जाग उठे। इनके दो काव्य संग्रह हैं, एक तो है रूप तरंग, एक है सदियों के सोए जाग उठे। किसके हैं ये दोनों काव्य संग्रह? रामविलास शर्मा के। रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे। 20वां प्रश्न है हमारा, गीत फरोश कविता में कवि क्या कहना चाहता है? यानी कि जो कविता गीत फरोश है भवानी प्रसाद मिश्र की, उसमें कवि क्या कहना चाहता है? कवि के सुनहरे अवसर बहुत हैं, कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो इसमें कवि संकेत देना चाहता है, कहना चाहता है कि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश हो गया है। गीत फरोश जो कविता है। और भवानी प्रसाद मिश्र की एक और फेमस कविता है, सतपुड़ा के घने जंगल, वो भी बहुत अच्छी कविता है उनकी। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।